हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में। अभी तक हमने डिस्कस किया कायरलिटी के बारे में, इनांशोमर्स क्या होते हैं, आरएस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कैसे हैं, ये चीज़ें हमने डिस्कस किया है, कुछ बेसिक चीज़ें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स विथ कायरल एक्सिस और स्टीरियो एक्सिस। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है, जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, क्या वो कायरल है, तो हम ऐसे इसमें एक सेंटर को देखते हैं, यूजुअली कार्बन ही होता है। तो उस कार्बन सेंटर को देखते हैं, फिर हम देखते हैं क्या वो कार्बन एसिमेट्रिक है, मीन्स क्या वो कार्बन चार डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। अगर वो चार डिफरेंट ग्रुप से अटैच होते हैं तो वो अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, और वो पूरे मॉलिक्यूल में एक प्रॉपर्टी ये लाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कायरलिटी, है ना। तो होल मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, कायरल हो जाते हैं अगर किसी में एक कायरल कार्बन होते हैं तो, है ना। लेकिन इस कार्बन के अलावा भी कुछ ऐसे एटम होते हैं जो कि क्या होते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं, और उस एसिमेट्रिक एटम की वजह से वो मॉलिक्यूल भी क्या हो जाते हैं, कायरल हो जाते हैं। तो वो एसिमेट्रिक एटम आपका कार्बन के अलावा फास्फोरस भी हो सकते हैं, सल्फर भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, जो कि कैरलिटी सेंटर की तरह बिहेव करते हैं, और इनकी वजह से पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, कायरल हो जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल को यहाँ पे मैं आपको के लिए डिस्कस करूँगा। तो ये कुछ सिंपल मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है जिनमें कायरल सेंटर कार्बन नहीं है, बल्कि सल्फर है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। ठीक है, देखिए आपका कायरल सेंटर है आपका सल्फर, इट इज़ अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी असाइन कैसे करते हैं अगर आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो सेम है जिस तरह से जिसका एटॉमिक नंबर है, इसको 1, ये वाला चेन लंबा सा कोई चेन होगा, इसको हम 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, और लीस्ट प्रायोरिटी किसको देना है, हाइड्रोजन से भी नीचे किसको देना है, लोन पेयर को, इसको 4 मिलेगा। बस यहाँ बेस्ट ये है कि आपको जो लीस्ट प्रायोरिटी आपसे अवे रखना था वो ऑलरेडी है, तो आपको फ्रंट से व्यू करना है। यहाँ से यहाँ जाएगा 1 से 2, 2 से, है ना, 3, 3 से 1। तो ये कौन सा क्लॉकवाइज है, रेक्टस है, तो ये आर है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आर होगा। सिमिलरली यहाँ नाइट्रोजन इज आल्सो अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप, यहाँ पे आपको लोन पेयर ऐसे 4 ग्रुप आपको मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी असाइन करेंगे तो इसको 1 आएगा, इसको 2 आएगा, हाइड्रोजन को अब 3 आएगा, और आपको लोन पेयर के लिए सबसे लीस्ट प्रायोरिटी 4 आएंगे। लेकिन आपको व्यू वहाँ से करना है जहाँ से आपका लोन पेयर यानी जिसको लीस्ट प्रायोरिटी में मिला है वो अवे हो, तो आपको यहाँ से व्यू करना पड़ेगा, है ना, यहाँ से आपका व्यू यहाँ से करना पड़ेगा, क्योंकि 4 यहाँ पे है। जब यहाँ से व्यू करते हैं तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, ऐसे उल्टा घूम रहा है ना। तो इसका मतलब इसका जो कन्फिग्रेशन होगा एस होगा, है ना। तो सिमिलरली फास्फोरस भी हो सकते हैं, यहाँ पे इन जनरल आपके लिए R1, R2, R3 ये जो होते हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स, कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, और एक इसमें लोन पेयर भी हो सकते हैं। तो इसी तरह से आपका यानी कार्बन ज़रूरी नहीं है एक स्टीरियो सेंटर के लिए, कार्बन के अलावा भी कुछ ऐसे एटम होते हैं जो कि स्पेस में ऐसे ओरेंट होते हैं, जो 4 डिफरेंट ग्रुप से ऐसे ओरेंट होते हैं जिसकी वजह से उस मॉलिक्यूल में प्रॉपर्टी ऑफ कायरलिटी आ जाती है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिनमें एसिमेट्रिक एटम नहीं होते हैं, तब भी वो क्या होते हैं, कायरल होते हैं, है ना। कोई एसिमेट्रिक एटम नहीं होता अगर उसको हम अच्छे से देखेंगे उसके स्ट्रक्चर को, लेकिन फिर भी वो मॉलिक्यूल कायरल होते हैं। ठीक है, अभी उन मॉलिक्यूल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इनमें इनकी जो एक स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से, इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से उनके मॉलिक्यूल में क्या आ जाते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कायरलिटी आ जाते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम पहले डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स विद कायरल एक्सिस, यानी जिसको हम स्टीरियो एक्सिस कहते हैं, उस चीज़ को हम पहले डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल जिनमें स्टीरियो सेंटर नहीं है, फिर भी वो ऐसे अनपेयर जो ऐसे जो इसके पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, पेयर ऑफ ग्रुप्स होते हैं,
म्यूचुअली परपेंडिकुलर हेल्ड करके रखते हैं या होल्ड करके रखते हैं, हो उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या बन जाते हैं, कायरल बन जाते हैं। एग्जाम्पल से आपको क्लियरली और समझ में आ जाएंगे। इसमें एग्जाम्पल एलिन्स है, स्पाइरेंस है, आपका बाइफिनाइल्स भी आते हैं, ठीक है ना। और इनकी इस प्रॉपर्टी की वजह से जो होता है ये अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, इसीलिए ऐसे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कायरल होते हैं। अब इनमें कौन सी चीज होते हैं जिसकी वजह से ये कायरल होते हैं, तो हम कहेंगे इसमें मॉलिक्यूल में क्या, इस मॉलिक्यूल में क्या होता है, कायरल एक्सिस होते हैं, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, कायरल हो जाते हैं। अब कायरल एक्सिस क्या होते हैं, कायरल एक्सिस एक ऐसा इमेजिनरी एक्सिस होता है जिसके थ्रू अगर हम इस मॉलिक्यूल को व्यू करेंगे तो ग्रुप ऑफ एटम्स ऐसे अरेंज हुआ होता है कि वो अपने मिरर इमेज पे, यानी जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। तो इसकी वजह से, इस इमेजिनरी एक्सिस की वजह से ये मॉलिक्यूल क्या हमें लगते हैं कि ये कायरल होते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कायरल एक्सिस कहते हैं। आगे डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल लेके। तो हमारा जो पहला एग्जांपल होगा वो एलिन्स का एग्जांपल हम लेंगे। जो एलिन्स होते हैं वो कायरल होते हैं बिकॉज ऑफ कायरल एक्सिस। लेकिन एलिन्स को समझने से पहले इसके स्ट्रक्चर से हम पहले डिस्कस करते हैं। एलिन्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें एक कार्बन बॉन्ड दो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है ना। जैसे कि प्रोपाडाइन है ना, कॉमन सबसे सिंपल एलिन होता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ये एक कार्बन है, ये दो डबल बॉन्ड से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एलिन्स कहते हैं, यानी इस टाइप का होना चाहिए। अब इसमें जो बीच वाला जो कार्बन होता है वो क्या होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं। और जो एंड में जो दो कार्बन होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं। और आपको पता है जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होते हैं दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, और जो दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर में रहते हैं, ठीक है। और जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो वहाँ पे तीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं, और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होते हैं जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर में रहते हैं। यहाँ पे इसका एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसके sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ हेड टू हेड ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और यहाँ पे एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। फिर से एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी यही होगा, इस साइड में भी। लेकिन जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल यहाँ पे था और इसका एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल साइड से ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन दूसरा जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर में है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे हैं। तो इस वाले sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के p ऑर्बिटल को, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल को थोड़ा सा रोटेट होने पड़ता है ऐसे, तभी ये इसके साथ क्या कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं। जिसकी वजह से इसमें क्या हो जाते हैं, जो एंड में दो हाइड्रोजन है ना। जब भी आप डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो कहते हैं कि सारा एक ही प्लेन में होगा, है ना। लेकिन इस sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की वजह से ये जो दो हाइड्रोजन है, ये दो जो हाइड्रोजन है वो एक दूसरे के पैरेलल में नहीं होते हैं बल्कि परपेंडिकुलर में होते हैं। इस एनिमेशन से आप समझ सकते हैं, है ना। इस टाइप का स्ट्रक्चर होते हैं एलिन्स का। अगर हम ब्लू वाले को, ब्लू जो कलर है ना, और यहाँ पे जो व्हाइट कलर है इसको दो हाइड्रोजन मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर है और यहाँ पे जो व्हाइट कलर है इसको आप अच्छे से देखिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ब्लू वाला नीचे वाले के ग्रीन और वाइट वाले के बीच में आ रहे हैं, परपेंडिकुलर में आ रहे हैं। और सिमिलरली जो ग्रीन वाला है ब्लू और वाइट के बीच में आ रहे हैं, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर नॉट इन द सेम प्लेन। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है जब भी आपको एलिन का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से इसमें प्रॉपर्टी ऑफ कैरलिटी आते हैं। तो ये चीज़ हमने डिस्कस किया, है ना। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं, लीनियर होते हैं, है ना। और लेकिन जो एंड वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वो ट्राइगोनल होते हैं।
लेकिन इस तरह से हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, इस तरह से वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं कि वो क्या हो जाते हैं, एक प्लेन में नहीं रहते हैं। ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जस्ट आपके एक नोट करने के लिए यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। ये चीज़ें हम आगे जा सकते हैं इसके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ऐड करेंगे एलीन्स पे। अभी तक हमने क्या किया था, एलीन्स के दोनों एंड पे हाइड्रोजन रखा था, है ना। यहाँ से भी हाइड्रोजन और यहाँ से भी क्या रखे थे हमने, हाइड्रोजन रखा था। सॉरी, ऐसे रखेंगे, यहाँ से भी हाइड्रोजन रखा था। इससे क्या होता है, अगर मैं यहाँ से प्लेन एक पास करता हूँ तो इस मॉलिक्यूल से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होता है, यानी इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। इससे अगर बिल्कुल दो हिस्सों में, बराबर हिस्सों में ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इसमें सिग्मा है, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। और जब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है तो आपको पता है वो मॉलिक्यूल एकाइरल होते हैं, वो कायरल नहीं होते हैं। ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। लेकिन अब हम यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे ऐड करेंगे, यानी एक एंड में हम मिथाइल ऐड कर देंगे, दूसरे एंड में हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक एंड में हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, एक एंड पे हम मिथाइल ऐड कर देंगे, यानी डिफरेंट ग्रुप यहाँ पे अटैच करेंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल हो जाते हैं, अब ये क्या आ जाते हैं, इसमें प्रॉपर्टी ऑफ कायरलिटी आ जाते हैं। ये मॉलिक्यूल अब क्या हो जाते हैं, कायरल हो जाते हैं। तो ये वाला कार्बन आप देख सकते हैं sp वाला कार्बन है ना, और 2 और 4 sp2 है। लेकिन मॉलिक्यूल को हम अच्छे से एनालाइज करेंगे, ये कार्बन नंबर 1 भी एकायरल है, कार्बन नंबर 2 भी एकायरल है, 3 भी एकायरल है, 4 भी एकायरल, फिर कोई भी यहाँ पे कायरल कार्बन नहीं है, कोई भी कायरल कार्बन नहीं। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है, होल मॉलिक्यूल क्या है, कायरल है ना। तो यही चीज़ से यहाँ पे आइडिया हमें आ रहे हैं, कोई भी मॉलिक्यूल कायरल होने के लिए उसमें कायरल कार्बन का होना ज़रूरी नहीं है, कायरल एटम का होना ज़रूरी नहीं है। होल मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को हमें एनालाइज करना है, तभी हमें पता चल जाएगा कि वो कायरल है कि नहीं। जो ये मॉलिक्यूल है वो हमारे क्या है, कायरल है, ठीक है। अगर इस चीज़ को हम यहाँ पे इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना के समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए, आपका सेंटर वाला कार्बन है, ये मिथाइल ग्रुप है, इन द प्लेन है। इन द प्लेन मीन्स अगर आपका क्या नाम है, मोबाइल के स्क्रीन को अगर हम मानेंगे, आपका लैपटॉप होगा तो लैपटॉप की स्क्रीन को मानेंगे, तो ये आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे ही फिट है, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की। लेकिन जो ये वाला एंड है, ये आपके लैपटॉप या मोबाइल के स्क्रीन के पीछे की तरफ है, ये आपकी तरफ मुँह करके, यानी ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर में है। अगर इसका मिरर इमेज हम देखते हैं तो देखिए, मिरर इमेज में ये दिखेगा। अब ये इसको उठा के हम यहाँ पे रखते हैं तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। देखिए, ये मिथाइल के पास तो आ जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना रहेगा, है ना। और सिमिलरली यहाँ पे ये चीज़ें एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं सकते हैं। जो भी आपको स्ट्रक्चर अच्छा लगे उससे आप इसको समझ सकते हैं। तो इसकी वजह से इस मॉलिक्यूल में क्या आते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कायरलिटी आ जाते हैं। और इस एक्सिस से अगर व्यू करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये मॉलिक्यूल 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, और जिसकी वजह से इसमें क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कायरलिटी आ जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखना है कि एटलीस्ट 2 ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, 2 ग्रुप दोनों एंड पे क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी, जैसे इसकी जगह पे मैं हाइड्रोजन रखता हूँ, ये 2 एंड पे कोई डिफरेंट ग्रुप अटैच नहीं है, सेम ग्रुप अटैच है, तो ये मॉलिक्यूल एकायरल हो जाते। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से मैं अगर प्लेन पास करता हूँ, इससे इस हाइड्रोजन को भी 2 पार्ट में डिवाइड करके, इस मिथाइल को भी 2 पार्ट में डिवाइड करके, उल्टा, यानी आपकी वो क्या नाम है, मोबाइल के स्क्रीन से मैं यहाँ से प्लेन पास करता हूँ, है ना। तो ये हाइड्रोजन ये मिथाइल से के बीच से पास करते हैं, तो ये 2 मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल एकायरल हो जाते हैं। तो दोनों एंड पे एटलीस्ट 2 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, तभी वो कायरल होते हैं, वरना नहीं होते हैं। ये चीज़ यहाँ याद रखेंगे। अगर ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट होगा तो और भी अच्छा है, और भी वो कायरल हो जाएगा। अगर चारों के चारों डिफरेंट होगा तो और अच्छे से कायरलिटी आ जाएगी, है ना। लेकिन शर्त ये है, इसमें कंडीशन ये है कि एटलीस्ट दोनों एंड पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए,
ठीक है। सिमिलरली आप वहाँ मिथाइल की जगह हाइड्रोजन भी रख सकते हैं, यहाँ ब्रोमीन रख सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन रख सकते हैं। और अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो ये मिलेगा मुझे, है ना, ये भी एलिन का एक स्ट्रक्चर है। तो ये एक दूसरे के मिरर के ऊपर सुपर सॉरी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, तो ये भी कायरल है ना। और यहाँ देखिए इस एंड पे भी दो डिफरेंट ग्रुप अटैच है, यहाँ भी दो डिफरेंट ग्रुप अटैच है। इसको देखिए आप सीधे बोलेंगे ये मॉलिक्यूल क्या है, कायरल है। सिमिलरली स्पाइराइन्स भी होता है। स्पाइराइन में क्या होता है, एक डबल बॉन्ड को अगर हम हटा के एक रिंग लगा देते हैं तो इसको हम हीमिस्पायराइन बोलते हैं। अगर दोनों को हम हटाते हैं तो वो स्पायराइन होते हैं। तो ये जस्ट यहाँ पे सेम एलिन का ही स्ट्रक्चर है, या इस डबल की बॉन्ड की जगह यहाँ एक रिंग है, इस डबल बॉन्ड की जगह यहाँ पे एक रिंग है। इस टाइप के स्ट्रक्चर को भी हम क्या कहते हैं, स्पायराइन कहते हैं। बस इस एलिन की तरह इसके एंड पे अगर हम डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट ऐड करेंगे तो ये भी क्या होते हैं, ये भी कायरल मॉलिक्यूल हो जाते हैं। कैसे, देखिए अगर यहाँ पे मैं मिरर रखता हूँ, ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा, और इसको इस स्पाइरन को उठा के मैं अगर यहाँ रखता हूँ तो ये परपेंडिकुलर टू योर मोबाइल स्क्रीन है ना, तो ये तो पैरेलल टू योर स्क्रीन है, तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल भी क्या हो जाते हैं, कायरल हो जाते हैं। यहाँ पे एक चीज याद रखने के लिए यहाँ नोट करके रखा है आपके लिए कि ये जो आपका एलीन है वो क्या है, क्यूमुलेटेड बॉन्डिंग है ना, क्यूमुलेट यानी डबल बॉन्ड कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो क्यूमुलेटेड बॉन्डिंग सिस्टम में अगर इवन नंबर होते हैं, ठीक है, उनमें इवन नंबर होने की वजह से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आते हैं या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आते हैं। यानी इस टाइप का होगा, 2 बॉन्ड होंगे, 4 बॉन्ड होंगे या 6 बॉन्ड होंगे, तो उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आते, एक ऐसे रहेंगे, एक परपेंडिकुलर में रहेंगे, ठीक है। तो जब उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो हमारे दिमाग में क्या आइडिया आएगा कि ये मॉलिक्यूल इट मस्ट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। जब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे तो इसके दो जो इनांशोमर होते हैं वो क्या कर सकते हैं, हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो रिजॉल्व होते हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किया, वो इनांशोमर्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। एक आर होगा तो एक एस होगा, एक एस होगा तो एक आर होगा डेफिनेटली। लेकिन अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ बॉन्ड नहीं है, ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ अगर बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड है, यहाँ पे इसको ऐसे दिखाएंगे, है ना, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड है, 1 2 3 है। तो इस ऑड नंबर बॉन्ड की वजह से क्या हो जाते हैं, इसमें ये जो मॉलिक्यूल है, ये इस पे जो सबस्टिट्यूएंट अटैच है ऐसे, तो यहाँ पे रोटेशन ऐसे हो जाते हैं ये दोनों, और यहाँ पे जो सबस्टिट्यूएंट होते हैं एक दूसरे की किस में आ जाते हैं, पैरेलल में आ जाते हैं। यानी इसमें प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री आ जाती है। कौन सी सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाते हैं, जिसकी वजह से जिसमें अगर अनसिमेट्रिकली सबस्टिट्यूट जो क्यूमुलिन्स अनसिमेट्रिकली तो सबस्टिट्यूट हैं, लेकिन इवन नंबर की जगह ऑड नंबर आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अनसिमेट्रिकली सबस्टिट्यूटेड क्यूमुलिन्स विद इवन नंबर ऑफ बॉन्ड होगा तो वो कायरल होगा, और जो जिसमें ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड होगा तो वो सिर्फ क्या दिखाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, इजेड आइसोमेरिज्म दिखाएगा, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। इस चीज को आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देखा कि एलिन्स कैसे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और स्पाइराइन्स कैसे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब कुछ और हट के एग्जाम्पल हैं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। कुछ मॉलिक्यूल बल्कि होते हैं या स्ट्रेन की वजह से वो रोटेट नहीं कर पाते हैं, तो एक कन्फॉर्मेशन और दूसरे कन्फॉर्मेशन में वो लॉक रहते हैं। एक कन्फॉर्मेशन से दूसरे, ये जैसे ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेट हो रहा था, इस पे हमने कुछ ऐसे सबस्टिट्यूएंट लगा दिया कि अब ये रोटेट करना बंद कर देते हैं बिकॉज ऑफ स्टीरिक स्ट्रेन की वजह से।
अब या तो ये एक कन्फॉर्मेशन में रहेगा या दूसरे कन्फॉर्मेशन में रहेगा, लेकिन वो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल भी देखा गया है क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। वो अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्टेरिक, बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन, यानी बॉन्ड रोटेशन नहीं होने देते हैं, तो इनमें क्या आ जाते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कायरलिटी आ जाते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कि इनका कन्फॉर्मेशन क्या हुआ, लॉक्ड हुआ है ना। पहले फ्रीली रोटेट हुआ हो रहा था, अब हमने ऐसा कर दिया कि इसमें ऐसे ग्रुप लगा दिए जो एक दूसरे को रिपल कर रहा था, वो इस कन्फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, लॉक्ड कन्फॉर्मेशन कहते हैं। और इस लॉक्ड कन्फॉर्मेशन की वजह से ये मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, कायरल हो जाते हैं। कैसे कायरल हो जाते हैं, जब वो अच्छे से सबस्टिट्यूटेड हो, यानी उसमें ऐसे सबस्टिट्यूएंट अटैच हो जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल क्या हो, कायरल हो। हर कोई ऐसे लॉक्ड वाला कायरल नहीं हो सकते हैं जब तक वो प्रॉपर्ली सबस्टिट्यूट नहीं होते। तो ये एक सिंपल सा मॉलिक्यूल ऑफ बाइफिनाइल है, एक सिंपल से यहाँ पे आपके लिए एक मॉडल बनाया है। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन में घर पे मॉडल्स को नहीं ला पाया, तो एक सिंपल सा एक बाइफिनाइल, ये एक बेंजीन रिंग समझो, ये एक बेंजीन रिंग, दोनों एक बेंजीन रिंग है, दोनों थ्रू दिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बाइफिनाइल, यानी दो फिनाइल रिंग इसके साथ जुड़ा हुआ है। बाकी यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, सब पे इस पे 5 हाइड्रोजन, इस पे 5 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये जो आपका बाइफिनाइल है, अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो सॉलिड स्टेट में तो प्लेनर में रहता है, बिल्कुल प्लेन में, लेकिन जो ही इसको वेपर फॉर्म और सॉल्यूशन फॉर्म में लेते हैं तो इन जो आर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन, इस और इसके बीच में क्या होते हैं, रिपल्शन होते हैं। थोड़ा सा रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए थोड़ा सा टिल्ट हो जाते हैं एट नियरली 45 डिग्री पे, ये ऐसे टिल रहते हैं, ये दोनों रिंग एक प्लेन में नहीं रहते हैं, लेकिन नॉर्मल एनर्जी पे ये बिल्कुल रोटेट करते रहते हैं, ये फ्रीली रोटेट करते हैं, डिफरेंट कन्फॉर्मेशन यहाँ पे बनते रहे। ये अगर आप देखेंगे, ये तो आपको इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन, गॉज और ऐसे स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन बनते रहते हैं। और अगर हम इस बाइफिनाइल की बात करते हैं तो क्या ये स्टीरियो आइसोमर दिखाते हैं, या क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो हम ये कहेंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है, बिकॉज इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ से आप प्लेन कर सकते हैं, दो बराबर हिस्सों में इसको डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, और ये मॉलिक्यूल फ्रीली रोटेट करते रहते हैं, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो इसको हम दो एनंजोमनिक फॉर्म में सेपरेट नहीं कर पाते, ठीक है, एक कायरल मॉलिक्यूल है। अब थोड़ा सा इसमें हम चेंज लाते हैं, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक बल्कि सबस्टिट्यूएंट डाल देते हैं, से आपका ये आयोडीन है, ठीक है, और यहाँ पे हम आयोडीन को दूसरे एंड पे लगा देते हैं, और यहाँ हम एक ब्रोमीन को लगा देते हैं, से फॉर एग्जाम्पल, या कोई बल्कि सब ग्रुप आप कुछ भी ले सकते हैं, COH ले सकते हैं, नाइट्रो ग्रुप ले सकते हैं, है ना, कोई भी बल्कि ग्रुप आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे कहानी अलग हो जाती, अब ये मॉलिक्यूल कायरल हो जाते हैं, एक कायरल से अब क्या हो जाते हैं, कायरल। कायरल क्यों हो जाते हैं, बिकॉज इस ग्रुप और इस बल्कि ग्रुप और इस बल्कि ग्रुप के बीच में क्या होते हैं, रिपल्शन होते हैं, है ना। तो यहाँ पे स्टीरिक रिपल्शन हो जाता है। स्टीरिक रिपल्शन की वजह से अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये मॉलिक्यूल ऐसे रहते हैं, क्योंकि अब इस रिंग और इस रिंग के बीच में आपको क्या मिलेगा, 90 डिग्री का एंगल मिलेगा, यानी दिस रिंग इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस रिंग, और इस समय इस और इसके बीच में मिनिमम रिपल्शन होगा, इस और इसके बीच में रिपल, सिमिलरली इन ग्रुप्स के बीच में मिनिमम और रिपल्शन होगा, ठीक है। अब अगर इसको हम रोटेट करने की कोशिश करते हैं तो बिकॉज ऑफ दिस स्टीरिक रिपल्शन फिर से यहाँ पे वापस आएगा, मीन्स अब ये रोटेट नहीं कर पाते, बिकॉज यहाँ पे स्टीरिक रिपल्शन हो जाते हैं और ये अब रोटेट नहीं हो पाते हैं बिल्कुल, या तो इस पोजीशन में रहेगा, अगर दूसरा इसका अगर आप मिरर इमेज बनाएंगे यहाँ पे, तो से फॉर एग्जाम्पल इस फॉर्म में था तो ये इसी फॉर्म में रहेगा, है ना, ये अगर ये इस फॉर्म में तो इस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में है तो ये इस फॉर्म में रहेगा। और अगर इसका हम मिरर इमेज देखेंगे, अगर यहाँ पे एक मिरर रखेंगे और इसके मिरर इमेज पे हम देखेंगे क्या ये सुपर इम्पोज होता है, तो ये सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, तो ये अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल नहीं है, मीन्स ये कायरल मॉलिक्यूल है। और जिस तरह से एलिन में मैंने कहा था
कि वहां पे कायरल एक्सिस होते हैं। अगर इसको आप ऐसे कंसिडर करेंगे, यहां से एक्सिस पास करेंगे, इस एक्सिस को आप देखिए, तो इस एक्सिस के थ्रू आपको लगेगा दिस एक्सिस इज सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट ग्रुप, जिस तरह से एलिन्स में था, है ना। और ये दोनों, ये चारों ग्रुप आपको क्या लगेगा, अलग ग्रुप हैं। और जिस तरह से एलिन्स क्या था, कायरल होता था बिकॉज ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री या कायरल एक्सिस, तो ये भी क्या है, कायरल होते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्टीरियो एक्सिस। लेकिन एक चीज यहाँ पे याद रखना है आपको कि एटलीस्ट 2 ग्रुप्स, यानी ये सब स्टूडेंट एटलीस्ट 2 सब स्टूडेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अगर चारों की चारों डिफरेंट हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कम से कम ये और ये क्या होना चाहिए, ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या होना चाहिए, एक दूसरे से अलग होना चाहिए। सेम फॉर एग्जांपल मैं अब ऐसे करता हूँ, 2 ग्रुप को सेम रखता हूँ, है ना। एक रिंग पे 2 ग्रुप को क्या रखता हूँ, सेम रखता हूँ। से फॉर एग्जांपल इसको मैं यही रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको यहां से यहां रख देते हैं और इसको यहां रख देते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए, अगर मैं यहां से प्लेन पास करता हूं, यहां से प्लेन पास करता हूं, तो ये मॉलिक्यूल 2 इक्वल पार्ट में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। मींस इस मॉलिक्यूल में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और आपको पता है किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं तो वो कायरल नहीं होता है, एकायरल होते हैं। इसीलिए ये जो ग्रुप है वो डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट, एटलीस्ट डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए हर रिंग पे, तभी वो कायरल होते हैं, वरना कायरल नहीं होते हैं। तो यहाँ डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए और यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, तभी ये मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, कायरल हो जाते हैं। तो अब यहाँ देखिए कि हमने अब इसको कन्फॉर्मेशनली क्या किया है, लॉक किया है, यानी इस पे 2 बल्कि ग्रुप इस बाइफिनाइल पे हमने अटैच किया है। अब ये एक दूसरे को सरपास नहीं कर पाते, इस कंडीशन में नहीं आ पाते, है ना, ये इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन में नहीं आते हैं। अगर ये इस फॉर्म में होगा तो इस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में होगा तो इस फॉर्म में रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह मिरर रखता हूँ और इसको देखता हूँ तो ये एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है। और अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे सुपर इम्पोज करने की कोशिश करता हूँ तो सुपर इम्पोज भी नहीं होता है। मीन्स ये जो मॉलिक्यूल है क्या है, वो कायरल है। यहाँ पे हमने दिखाया है 3 कन्फॉर्मेशन ऑफ बाइफिनाइल, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये मॉलिक्यूल क्या कहते हैं, इसको हम कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं, है ना। ये दोनों फॉर्म में, अगर ये आर होगा तो एस होगा, ये एस होगा तो ये आर होगा, डिफरेंट दोनों का कन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से याद रखना है कि ये मॉलिक्यूल, सॉरी, इस मॉलिक्यूल पे जो सबस्टिट्यूएंट हो वो थोड़ा सा बल्कि सबस्टिट्यूएंट हो, वरना क्या हो जाएगा, ये रोटेट होगा, फिर से क्या हो जाएगा, रिसिमाइज हो जाएगा, रिसिमिक मिक्सचर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पे लॉक्ड फॉर्म में है और एक इनांशोमिक फॉर्म स्टेगार्ड कन्फॉर्मेशन में है, दूसरा भी इनांशोमरिक फॉर्म दूसरे स्टेगार्ड कन्फॉर्मेशन है, जो एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है। और इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं इन दोनों इनांशोमर्स को। और ऐसे आइसोलेबल स्टीरियो आइसोमर जो कि हमें मिलते हैं बिकॉज ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम है ये, रिजल्टिंग फ्रॉम रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, उसको हम क्या कहते हैं, एट्रोप आइसोमर कहते हैं। तो ये एक किस्म का ही क्या है, एट्रोप आइसोमर है, ठीक है। तो यहाँ अब हमने देखा कि जो कायरल एक्सिस होते हैं वो एलिन्स में या स्पाइरेंस में या आपके सबस्टिट्यूटेड बाइफिनाइल जो होते हैं, प्रॉपर्ली सबस्टिट्यूटेड बाइफिनाइल, उनमें प्रॉपर्टी ऑफ कायरलिटी आ जाते हैं बिकॉज ऑफ कायरल एक्सिस। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको दिखाया है। देखिए यहाँ पे ये फ्रीली रोटेट हो रहा है, ये दो एक दूसरे में रोटेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये एकायरल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने बल्कि ग्रुप सब्स्टिट्यूट करके रखा है दोनों एंड पे, तो ये सिर्फ ऐसे होल मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा है, न कि सिंगल बॉन्ड के थ्रू, ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहाँ पे हो रहा है। तो ये वाला केस जो होता है वो
कन्फॉर्मेशनली लॉक्ड केस है, और ये जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कायरल होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे नोट याद रखना कि जो ये कन्फॉर्मेशंस होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते, या हम कहेंगे इनके अपने जो सुपर इम्पोजिबल में इनका सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज नहीं होते हैं, और एक दूसरे में भी कन्वर्ट नहीं होते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दो क्या होंगे, इनांशोमर्स होंगे, और इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, और दोनों क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अगर एक आर होगा तो एक एस होगा, तो दोनों का स्पेसिफिक रोटेशन जो होगा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। अगर हम ये कहते हैं कायरल मॉलिक्यूल है तो हम इनका आरएस कन्फिग्रेशन भी करना चाहिए, तो इनका आरएस कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे, है ना। ऐसे मॉलिक्यूल का इनके बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो मैंने देखा कि आपका एक बुक है स्टीरियो केमिस्ट्री कन्फॉर्मेशन एंड मैकेनिज्म बाय पी.एस. कल्सी। तो इनके बुक में जो पी.एस. कल्सी साहब हैं, उन्होंने एक मेथड दिया है, वो बहुत क्विक और फास्ट है, रिलायबल मेथड है। ठीक है, तो इस मेथड को ही मैं डिस्कस करूंगा ताकि आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन है तो क्विकली आप इसको सॉल्व कर पाए। तो आज मैं वही डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलिन्स का अगर एग्जाम्पल अगर लेंगे तो आपको मॉलिक्यूल को ऐसे टर्न करना है प्लेन ऑफ द पेपर पे कि जो सॉरी ऐसे टर्न करना है जो प्लेन ऑफ द पेपर पे जो आपको बॉन्ड होते हैं वो टॉप पे रहना चाहिए, परपेंडिकुलर वाला बॉटम पे आना चाहिए। ठीक है, मॉलिक्यूल को व्यू करना चाहिए हमें नीचे से, है ना, बॉटम साइड से। इसका मतलब बॉटम ग्रुप को हमें प्रायोरिटी असाइन करना है। फिर एक क्रॉस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, फिर ग्रुप ऑन द टॉप, जो टॉप पे ग्रुप्स हैं उनको हॉरिजॉन्टल लाइन पे डालना है, कुछ एग्जाम्पल लेंगे, और दूसरे ग्रुप को हमें कहाँ पे वर्टिकल लाइन पे देना है। फिर सीक्वेंस 1 2 3 देखना है, क्लॉक वाइज होगा तो आर, एंटी क्लॉक वाइज होगा तो एस। ये सिंपल से आप खुद पढ़ सकते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल पहले डिस्कस करेंगे। अब से फॉर एग्जांपल इस एलीन मॉलिक्यूल का हमें क्या करना है, आर एस कन्फिग्रेशन करना है। यहाँ पे बी आर है, मिथाइल है, इस एंड में हाइड्रोजन है, इस एंड में CO2H यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब जो पी.एस. कल्सी साहब का मेथड है आर एस कन्फिग्रेशन करने का, उसमें क्या कहते हैं कि आप इस मॉलिक्यूल को एक क्या कैसे रखना है, वर्टिकल रखना है। क्या करना है, वर्टिकली रखना है, टर्न करना है। ये हॉरिजॉन्टल में इसको वर्टिकली करना है, यानी ऐसे रखना है आपको। और जो आपका जो बॉन्ड्स जिसको हम क्या कहते हैं प्लेन में है, यानी इस टाइप के बॉन्ड जो इस टाइप का सॉलिड लाइन से दिखा है ना, इसको टॉप पे रखना है। अब इस मॉलिक्यूल को आपने उठा के रोटेट किया ना, ऐसे खड़ा कर दिया, इसको ऐसे खड़ा कर दिया, तो ब्रोमीन इस साइड में चला जाएगा, और ये वाला मिथाइल यहाँ पे, यानी इस वाले बॉन्ड को ऊपर की तरफ ऐसे रोटेट करना चाहिए इस मॉलिक्यूल को कि हमें ये सॉलिड बॉन्ड जो प्लेन ऑफ द पेपर में होता है वो ऊपर की तरफ आए। तो इसको हमें ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, ब्रोमीन ऊपर, मिथाइल ऊपर आएगा। अब ये वाला ग्रुप ऐसे आ जाएगा, COO2, ये बॉटम पे रहना चाहिए जो इस थिक लाइन और ब्रोकन लाइन पे होता है। तो CO2H यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप नीचे आएगा, हाइड्रोजन साइड इससे आएगा। बस आपको इतना काम करना है पहले। ठीक है, फिर इसके बाद कहा गया है कि आपको व्यू कहाँ से करना है, व्यू आपको नीचे से करना है, आपकी आंखें यहाँ होनी चाहिए, यहाँ से व्यू करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रायोरिटी नीचे से देना है ना, टॉप पे प्रायोरिटी नीचे से। अब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक हाइड्रोजन, किसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगा, डेफिनेटली इसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगा, इसके बाद हाइड्रोजन को मिलेगा। आपको दोनों ऊपर नीचे नहीं देखना है, इस कार्बन पे पहले फोकस करना है, इसी को ही प्रायोरिटी देना है, 1 2। आप जाएंगे ऊपर की तरफ, फिर इसके बाद ब्रोमीन को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा क्योंकि एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसको 4 मिलेगा। बस यही इतना तक यहाँ को पे करना है आपको। फिर इसके बाद एक क्रॉस यहाँ लगाने को कहा है ना, हमें एक क्रॉस बनाना है। एक क्रॉस ऐसे बनाया, क्रॉस बनाने के बाद जो इस थिक लेन में ऊपर साइड में ये वाला है ना, इसको हमें इसके कहाँ पे रखना है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखना है ना। इस ऊपर वाली ग्रुप को जो यहाँ पे सॉलिड लाइन से प्लेन ऑफ द पेपर में, इसको हमें ऐसे ही इस पे रखना है। इसको 3 नंबर वाले को यहाँ आएगा,
और 4 पोजीशन वाला यहाँ आएगा। ठीक है, अब हम जाएंगे इस वाले ग्रुप पे, इसको हमें वर्टिकल पे रखना है ना। जो थिक लाइन है वो हमारी तरफ है, तो ऐसे याद रखो, इसको ऊपर रखना है थिक लाइन वाले को, और जो ब्रोकन लाइन है उसको नीचे रखना है। इस कौन सा नंबर है, 2 है। बस आपको और कुछ नहीं करना है, 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, 3 से 1। ये कौन सा क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। इतना सिंपल सा ये मेथड है। तो आपको मैं कुछ और एग्जांपल यहाँ पे रखता हूँ बाद में, तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। अब ये बाइफिनाइल यानी प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूटेड एक बाइफिनाइल है, जिसमें आप इसका जो रोटेशन है वो लॉक किया है, ये स्टीरियो आइसोमर दिखा सकते हैं, बिकॉज यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस होगा। तो इसमें आप कैसे कन्फिग्रेशन करोगे, आरएस कन्फिग्रेशन, तो सिमिलरली एलियंस में कैसे रोटेट किया था, ऐसे रोटेट करना है कि जो आपको इन द प्लेन है वो क्या होना चाहिए, वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पे एक थिक लाइन दिखा है ना, इस थिक लाइन का क्या मतलब है, ये एबो द प्लेन है, यानी आपकी तरफ है। तो इसका मतलब हमें इस मॉलिक्यूल को रोटेट ऐसे करना पड़ेगा, इस थिक लाइन को नीचे लाना पड़ेगा, यानी अब मॉलिक्यूल को अब ऐसे हमें दिखाना पड़ेगा। जो विद इन द प्लेन है इसको हम ऊपर लाएंगे, जो थिक लाइन पे है उसको हम नीचे लाएंगे। ठीक है ना। जब इस थिक लाइन को हम नीचे ऐसे रोटेट करके लाएंगे, तो ये थिक लाइन वाला यहाँ रहेगा, ये थिक लाइन वाला पोर्शन हुआ ना, ये यहाँ रहेगा, और जो नाइट्रो ग्रुप है वो यहाँ रहेगा, नाइट्रो ग्रुप यहाँ रहेगा, और इस साइड में क्या रहेगा, CO2H है डेफिनेटली। अब ये ऐसे रोटेट हो रहे हैं, तो नाइट्रो इस साइड आएगा ना, नाइट्रो ग्रुप इस साइड आएगा इसका, और इसका CO2H इस साइड आएगा। बस अब आपको क्या करना है, क्रॉस बनाना है ना, एक क्रॉस बनाना है, क्रॉस। और जो हॉरिजॉन्टल पे है वो ये वाला ग्रुप, ऊपर वाला ग्रुप देना है। तो पहले तो हम प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी किसको ज़्यादा आएगा, नीचे से व्यू कर रहे हैं ना हम, नीचे से प्रायोरिटी देना है। CO2H है, NO2 है, तो इसको नाइट्रोजन को प्रायोरिटी मिलेगा, इसके बाद CO2। अब दूसरे रिंग की तरफ जाएंगे, ऊपर वाले रिंग की तरफ, तो डेफिनेटली इसको 3rd मिलेंगे और इसको 4 मिलेंगे। अब क्रॉस पे देने के बाद ऊपर वाले को देखिए आप, जो ऊपर की तरफ है, इस पे 4 आएगा, इस पे 3 आएगा, और नीचे जो थिक लाइन है ना, वो ऊपर की तरफ है, 1 है, यहाँ पे 1 आएगा, और ये उस पे 2 आएगा, जो हमने यहाँ पे किया है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब देखिए अब कैसे रोटेट होगा, 1 से 2 आएगा, 2 से 3 आएगा, 1। तो ऐसे ऐसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इसका भी कन्फिग्रेशन क्या आएगा, इसका भी कन्फिग्रेशन यहाँ पे एस आएगा, तो ये एस कन्फिग्रेशन इसका आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज इतना ही काफ़ी है आपको, ये आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, नहीं तो हम इसको फिर से रिपीट कर सकते हैं, या आप गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे या हम जूम पे क्लास फिर से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।